नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी प्रणाली पढ़ ली है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है इंडस रिवर सिस्टम या फिर सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी के बारे में आपने सुना होगा, ये एक वामावर्ती नदी है, यानी कि ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। जब युवा विलय पर्वत हिमालय नहीं बने थे उससे पहले ही ये टेथिस सागर में बह रही थी, जो कि एक सागर था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। ये यूरेशियन साइड से आ रही थी, इसी के अवसादों की मदद से हिमालय का जन्म हुआ था। और आज हम सिंधु नदी प्रणाली के बारे में इतने विस्तृत तौर से पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो यूपीएससी हो या चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी अन्य एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली हम पढ़ेंगे सिंधु नदी प्रणाली। तो सिंधु नदी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंधु नदी यहाँ तिब्बती पठार पर लेक मानसरोवर या मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और यहाँ पे तिब्बत में इसको सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिंघी खम्बन, यानी कि ये सिंह के मुख जैसी लगती है, इसलिए सिंघी खम्बन इसका नाम है। तो मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर इसका उद्गम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आसपास कौन सा ग्लेशियर है, तो ये बुखारचू ग्लेशियर के पास से निकलती है। ठीक है, जैसे ही ये निकलती है, इसका उद्गम होता है, ये उत्तर की ओर बहना शुरू करती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ये उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और भारत में ये लद्दाख के देमचोक इलाके से अंदर आती है। तो ये भी याद रखना है, देमचोक इलाके से ये अंदर आती है। फिर चलते चलते उसी रूट में ये चलती है। ये वामावर्ती नदी है, इसको याद रखना है, वामावर्ती है या फिर एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर यानी कि युवा विलय पर्वत हिमालय बनने से पहले ही ये बहती थी। लेह के पास आते आते लद्दाख में जो है ये ज़स्कर नदी से मिलती है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो बहुत सारी नदियाँ आपको याद रहनी चाहिए। कौन सी नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से इसको पानी मिलता है, तो ज़स्कर नदी यहीं पे है, इसको लेह के पास मिलती है। और ये लद्दाख एवं काराकोरम पहाड़ों के बीच में बहती है। तो इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, ये लद्दाख और काराकोरम पहाड़ों के बीच में होके बहती है। इसके बाद चलते चलते इसको लद्दाख के आगे, लद्दाख क्षेत्र में बहुत सारी अन्य नदियों से, जैसे कि नुब्रा, श्योक, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नुब्रा, श्योक, गिलगित, जो इसके ऊपरी तट की जितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ, उनसे बहुत सारा पानी मिलता है। इसके अलावा इसको नीचे से, यहाँ से अगर आप देखोगे, बहुत सारी नदियाँ भी और मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इससे भी इसको पानी मिलता है। इसके बाद यहाँ ये पाकिस्तान में चिल्लड़ के पास एंटर कर जाती है। चिल्लड़ के पास आते आते फिर ये साउथ की ओर बहने लगती है, दक्षिण की ओर बहने लगती है। मिठानकोट के पास आते आते इसको सतलज नदी के साथ साथ, सतलज नदी में बहुत सारी अन्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे कि ब्यास हो गई, रावी हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई। तो ये सारी नदियाँ जो हैं ये एकत्रित करके सारा पानी सतलुज नदी को देती हैं। और जो सतलुज नदी है फिर मिठानकोट में ये सारा का सारा पानी इंडस या फिर सिंधु नदी को देता है। सिंधु नदी फिर क्या करती है, जाती है कराची के पास और फिर अरब महासागर में इसका ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है। तो इस प्रकार से इंडस नदी चलती है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो दूसरी रिवर के बारे में हमको पढ़ना है वो है झेलम नदी। झेलम आपने सुना होगा, ये पीर पंजाल से निकलती है, जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल से निकलती है। ठीक है, वेरीनाग झरने से, ये सब पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक, वेरीनाग झरने से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बहती है। जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर से भी होके जाती है और साथ ही साथ ये वूलर झील से होके गुजरती है, वूलर झील। फिर उसके बाद पाकिस्तान में ही झेलम नदी चिनाब से मिलती है और झेलम से चिनाब कहाँ मिलती है? झंग में, पाकिस्तान के
झंग क्षेत्र में, और फिर सतलुज कहाँ मिलती है, मिथानकोट में। तो इस प्रकार से झेलम नदी, याद रखना उद्गम स्थल कहाँ है इसका, पीर पंजाल क्षेत्र में है। पीर पंजाल में ये वेरीनाग झरने से निकलती है और फिर उसके बाद ये वुलर झील में जाती है, श्रीनगर से बहती है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। पाकिस्तान के झंग में मिलती है चिनाब से, और चिनाब फाइनली सतलज से भी जाके मिलती है और सतलज इसका पानी लेके जाती है। तो एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, अगर आपको याद हो तो, मुझे याद है स्पेसिफिकली पूछा गया था, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो 4 नदियों के पानी लेके वापस से झेलम में जाती है, वापस से सिंधु में जाती है। तो ये सतलुज नदी थी। सतलुज नदी रावी, ब्यास, चिनाब सबका मिलन करती है और उसके बाद फिर पानी मिथानकोट में जाके इंडस को दे देती है। ब्यास के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चिनाब नदी है। चिनाब नदी चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा, ठीक। और ये भी याद रखना है कि चिनाब नदी हिमाचल में, हिमाचल के जास्कर पर्वत से निकलती है, जास्कर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ, लाहौल स्पीति क्षेत्र से निकलती है, लाहौल स्पीति के इलाके से निकलती है। जब चंद्रा, 2 नदियाँ मिलके चिनाब बनाती हैं, चंद्रा और भागा, ये दोनों मिलती हैं तो फिर चंद्रा भागा के नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर उसके बाद ये कहाँ मिलती हैं, ये जाके, जैसे कि आप देख सकते हैं चिनाब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पाकिस्तान में झेलम में झंग के क्षेत्र में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस अगेन आते हैं ऐसे कि इसका ओरिजिन क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट नदी हमारी सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई। अब हम बात करते हैं रावी के बारे में। रावी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा यानी कि जो पास है, रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग पास, ठीक है। और ब्यास एक ऐसी नदी है जो ब्यास कुंड से निकलती है, इसी के नाम से है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड। और ये एक ऐसी नदी है जो कि कंप्लीटली इंडिया में ही ओरिजिन होके इंडिया में ही ड्रेन होती है, कंप्लीटली इट फ्लोज ओनली इन इंडिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ब्यास इज द ओनली रिवर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस river system which originates and ends completely in India, which flows entirely in India, ये better रहेगा, which flows entirely in India, ये पूरी की पूरी सिर्फ भारत में बहती है, ठीक है। तो ब्यास जैसे कि आप देख सकते हैं ये सतलुज से मिलती है और यहीं पे ये हरिके बांध पे मिलती है, पंजाब के। कहाँ पे मिलती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये सतलुज से कहाँ मिलती है, कौन सा बांध बनाती है। पहली बात तो पंजाब में हरिके में मिलती है और यही हरिके बांध भी बनाती है। आपको हरिके के बारे में याद होगा कि हरिके एक वेटलैंड साइट भी है, ये आर्द्र भूमि है और साथ ही साथ ये रामसर कन्वेंशन या अभिसमय के अंतर्गत ये एक वेटलैंड भी है। अगेन क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ब्यास और सतलुज कहाँ मिलती है, ब्यास और सतलुज हरिके में मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको किसके बारे में बता रही थी, हाँ ब्यास के बारे में बता रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें रावी के बारे में, रावी ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास से निकलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रावी नदी ये सीधे सीधे चिनाब में मिलती है पाकिस्तान में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर फाइनली आता है हमारा सतलुज। सतलुज नदी जो है वो भी कैलाश पर्वत से लेक मानसरोवर के पास से निकलती है और यहाँ पे सतलुज को लॉकचेन खम्बन के नाम से जाना जाता है, लॉकचेन खम्बन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तो याद है आपको, सिंधु नदी को सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है क्योंकि सिंह मुख जैसी दिखती है, और ये लॉकचेन खम्बन के नाम से जानी जाती है। सतलुज नदी ये भी सिंधु नदी के पास ही निकलती है, तिब्बती पठार से, तो इसको भी याद रखना है। ये तिब्बत प्लेटो या फिर
तिब्बती पठार से निकलती है, तो दोनों ही आसपास निकलती है सतलुज नदी और ये। और सतलुज इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, सबसे लंबी नदियों में से एक है सतलुज इंडस नदी की, ठीक है। तो यहाँ से सतलुज क्या करती है, चारों नदियों का पानी इकट्ठा करती है, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास सतलज इकट्ठा करती है, और फाइनली ये मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सारी ऐसी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं जो निकलती हैं और इसको लंबे रूप से पानी देती है, खूब सारा पानी देती है। और ये एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में मिलकर साझा करते हैं। इसके लिए एक अग्रीमेंट भी है, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन हुई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सतलुज नदी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी में 2-3 बार आए हैं। तो स्पेसिफिकली इसका नाम आपको याद रखना है। कहाँ से एंटर करती है ये भी पूछा जा सकता है कि भले ही भारत में नहीं उठती है, उद्गम स्थल इसका बाहर है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में आती है और ये शिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश के मतलब हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बहुत सारी अन्य नदियाँ भी हैं जो हमें ध्यान देना है। ये है आपका हरिके कुंड, ठीक है, जहाँ पे सतलुज और ब्यास दोनों मिल रही हैं, ये लुधियाना के पास ही है। ये रोपड़ है, रोपड़ आपको याद होगा, रोपड़ हड़प्पन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं दाएं तट की जो आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शोक नदी। अभी कुछ समय शोक न्यूज़ में भी थी, क्योंकि कुछ हमारे लद्दाख में सोल्जर्स थे जो कि क्रॉस ओवर करना चाह रहे थे, एक टैंक से क्रॉस ओवर करना चाह रहे थे, पर उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि शोक में अचानक से बहुत सारा पानी आ गया, ठीक है। तो ये रीमो ग्लेशियर से होकर निकलती है, इसको याद रखना है, रीमो ग्लेशियर, ठीक है, रीमो हिमनद से निकलती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रीमो ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट और नदी है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है वो शोक की सहायक नदी है, ठीक है, और नुब्रा नदी नुब्रा हिमनद से निकलती है, ये भी याद रखना है। साल्टोरो कांगड़ी में नुब्रा नदी, साल्टोरो कांगड़ी में ये नुब्रा हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो नुब्रा हिमनद से निकलती है और फिर शोक को पानी देती है, और फिर शोक किसको पानी देती है, इंडस को या सिंधु नदी को पानी देती है। इसी प्रकार की एक और नदी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानी, जो है गिलगित नदी। तो गिलगित नदी ये लद्दाख क्षेत्र से निकलती है, ये भी गिलगित नदी, और यहाँ पे ये देखिए किस प्रकार से इंडस को ज्वाइन कर रही है। गिलगित नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु नदी प्रणाली में क्या क्या योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे योजनाएं एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय बांध परियोजना, ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नंगल कौन सी नदी पे स्थित है ये पूछा जा सकता है। कौन से ये जो ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वा डैम है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सतलुज नदी पे। भाखड़ा और नंगल में बने 2 बांध हैं। कितने बांध हैं, एक भाखड़ा में बना है और एक नंगल में बना है। ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1963 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 1204 मेगावाट है। इसको भारत सरकार के द्वारा पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में कृषि में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने एवं फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किया गया है। भाखड़ा बांध को जल प्रदान करने के लिए एक मानव निर्मित या कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर जलाशय का भी निर्माण किया गया है। ये रिजर्वायर बनाया गया है कि थोड़ा पानी स्टोर भी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो अगर हम बात करें कौन सा रिजर्वायर बनाया गया है कौन से डैम के पास, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो गोविंद सागर जो है वो भाखड़ा नंगल से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है इंदिरा गांधी नहर। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंदिरा गांधी नहर मूल रूप से राजस्थान नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। भारतीय राज्य पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके बैरेज की शुरुआत होती है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधा प्राप्त कराने के लिए इसको बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी है और इसमें राजस्थान फीडर नहर साथ ही साथ राजस्थान मुख्य नहर भी शामिल है। यह पंजाब एवं हरियाणा में 167 किलोमीटर है और राजस्थान में शेष
492 किलोमीटर तक चलती है। फिर पौंग डैम है, ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ये तलवाड़ा के पास है, ये ब्यास नदी पर बना हुआ है, ब्यास बांध। और यह परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एक संयुक्त परियोजना के रूप में मानी जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, बगलिहार प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान बगलिहार प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा मानता नहीं है क्योंकि बगलिहार एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान में है। तो यह परियोजना जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर इसका कंटेंशन जाने तो जैसे पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ये जो सिंधु नदी की संधि हुई थी 1960 में, इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक से कहा था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट लेके आइए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली बगलिहार प्रोजेक्ट है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है चिनाब नदी पे, और यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान कंटिन्यूसली इसको डिस्प्यूट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि गारंटर तो नहीं है 1960 ट्रीटी का, तो किस प्रकार से यहाँ पे चिनाब नदी में बगलिहार परियोजना का एक फॉरवर्ड प्रोसेस होना चाहिए, ये दोनों कंट्रीज़ बैठ के ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें चिनाब पे स्थित है, ये याद रखिएगा, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, ये भी एक है। फिर बैरा सियूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, नाथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तहरी भी इसी पे बना हुआ है, उरी, सलाल, चमेरा, भाखड़ा नंगल, ये इंडस रिवर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर हम दुलहस्ती की बात करें तो यह परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब पे बनाई गई थी। इसकी नींव सितंबर 1984 में रखी गई थी। क्षमता क्या है बिजली यहाँ पे विद्युत उत्पादन की? 390 मेगावाट है। फिर थीन बांध के बारे में बात करें, ये पंजाब सरकार द्वारा थीन गाँव में रावी नदी पर बनाया गया है। मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आते तो याद रखिएगा, थीन किस पे बनाया गया है? रावी पे बनाया गया है। ये माधोपुर से 24 किलोमीटर की ओर ऊपरी की ओर स्थित है। इसका नाम बदलकर रणजीत सागर बांध रखा गया है, हम नाम। ठीक है, तो अब थीन का नाम क्या हो गया है? रणजीत सागर बांध। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं इंडस रिवर सिस्टम में जो भारत को मिली है, कुछ नदियां हैं जो पाकिस्तान को मिली हैं। तो वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, पश्चिमी जो नदियां हैं पाकिस्तान को जो मिली है, अगर हम बात करते हैं इंडिया के और पाकिस्तान के अलग अलग प्रकार से मिली है। अब यहाँ पे वेस्टर्न रिवर्स चिनाब, झेलम और इंडस को माना जाता है। पश्चिमी नदियाँ किसको माना जाता है? इंडस, चिनाब और झेलम को माना जाता है। अब इसमें बोला गया है कि भारत सरकार का इसमें पूरा अधिकार है, पर यहाँ पे ये अधिकार लिमिटेड है। यहाँ पे कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिंचाई की परियोजनाएं हमारी भारत सरकार डाल सकती है। रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स भी डाल सकती है। रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको बदलते नहीं हैं। फ्लो ऑफ वाटर वैसे ही बना रहता है। वाटर को अलग से आप किसी और चैनल में नहीं डाल सकते, पर उसमें आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पावर प्लांट्स भी बना सकते हैं। कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब आप पानी स्टोर थोड़े लिमिटेड अमाउंट में करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान के पास पानी नहीं जा पाएगा। डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सतलज, बियास और रावी में यहाँ पे सारे एक्सक्लूसिव राइट्स, यानी कि सतलज, बियास और रावी में सारे एक्सक्लूसिव राइट्स किसके पास हैं? भारत के पास हैं। ठीक है, इंडस वाटर कमीशन एक सक्सेस भी माना जाता है। पहली बात तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, इसको सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा यहाँ पे एक स्पॉन्सरशिप मिली थी। भारत और पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक तीनों ने मिलकर संधि पे हस्ताक्षर किया था कि कल के दिन जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होंगे यहाँ की रिवर्स को लेके नेगोशिएशन से चलेंगे। अगर कोई भी विवाद होते हैं तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई जाएगी कि किस प्रकार से इस विवाद को सुलझाया जाए। पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इंडस रिवर बेसिन का है, ये इंडिया में बहुत सारे स्टेट से होकर जा रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी प्रोविंसेस से जा रही है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है ये। सिंधु जल संधि, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के जल के अधिकतम उपयोग के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता करवाया था। 1960 में कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको इस संधि के बारे में बता ही दी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं उन बच्चों का नाम भी लूँगी जिन्होंने सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में सही दिए हैं। ठीक है, तो 1960 को कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सिंधु जल संधि भारत को 3 पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर नियंत्रण का अधिकार देती हैं।
उपरोक्त में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसके अलावा निम्न कथनों पर विचार करें। थीन बांध पंजाब के थीन गांव में चिनाब नदी पर बनाया गया है। थीन बांध का नाम बदलकर रणजीत सागर बांध रख दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। नाउ नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करना है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना की नींव सितंबर 1984 में रखी गई थी। यहाँ पे भी आपको सत्य ही बताना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड में हुआ था। ब्यास नदी पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है, जहाँ हरीके के पास रावी से मिलती है। तो आपको बताना है यहाँ पे सत्य क्या है। उसके बाद निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में प्रवेश करते समय सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख की पर्वतमालाओं के बीच बहती है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसी के साथ हमारी क्लास एंड तो हो गई है, पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे उत्कर्ष ऐप पे 13 to 21 अगस्त एक शिक्षा महोत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं वो आप मिनिमम टू मिनिमम 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ 78% प्लस 13% तक की छूट पे आपको मिल जाएगा। ये याद रहे कि सिर्फ 21 अगस्त तक ये पर्टिकुलर ऑफर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।